हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास 11th केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, कल हम लोग केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर स्टार्ट किए थे। 2 दिन उसमें हम लोग क्लास 2 दिन पढ़े हैं ऑनलाइन। आज हम वीडियो सेंड कर रहे हैं कि चैप्टर था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो उसमें व्हाट इज़ द केमिस्ट्री, इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री और व्हाट इज़ द मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ये सारी चीज़ें स्टडी किया गया था। ठीक है, अच्छा, उसमें ये पढ़ा गया था कि केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस। इट इज़ द साइंस नॉट सो मच ऑफ द 100 एलिमेंट but of the infinite variety of molecule that may be built from them. रोल्ड हॉफमैन है ना, ये रोल्ड हॉफमैन का कॉन्सेप्ट था केमिस्ट्री के बारे में जो उन्होंने कहा था। ठीक है, और इसके अलावा इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा था कि केमिस्ट्री जो है ये ब्रांच होती है साइंस की, और ये इसका यूज़ फिजिक्स में भी होता है, बायोलॉजी में भी होता है, जियोलॉजी में भी होता है। मतलब कि कोई हमारी लाइफ की ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पर हम केमिस्ट्री का यूज़ नहीं करते हैं। हमने कहा था कि हर सेकंड हमारी सांस के साथ क्या है, केमिस्ट्री जुड़ी हुई है, क्योंकि हम जो रेस्पायरेशन करते हैं वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच में हर वक्त या आप ये कहिए कि ऑक्सीजन और हमारे ब्लड के साथ बीच में हर वक्त रिएक्शन होता रहता है। तो इस तरह से केमिस्ट्री का हमारी लाइफ के अंदर इम्पॉर्टेंस है। उसके बाद नेचर ऑफ मैटर पढ़ा गया था। तो नेचर ऑफ मैटर में आप लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, तो उसमें फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन पूरा डिटेल कल पढ़ा गया था कि फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं, जिसमें सॉलिड के भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हार्ड सॉलिड, दूसरा होता है अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जिसकी फिक्स होती है उसको हार्ड सॉलिड कहा जाता है, और जो ज़्यादा हार्ड भी होता है जिसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होती है। अमॉर्फस सॉलिड वो होता है जिसकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो होती है वो फिक्स नहीं होती है और इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू हार्ड सॉलिड के लो होती है। ठीक है, इसी तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन में हम कहते हैं कि एक होता है प्योर सब्सटेंस, दूसरा होता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस के 2 फॉर्म होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है, और उसके बाद मिक्सचर के 2 फॉर्म होते हैं, एक होमोजेनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो ये सारे टॉपिक आगे हम लोगों को क्या करना है, डिस्कस करना है। आज हम लोग सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर तो हो गया था, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ द एलिमेंट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, कि एलिमेंट क्या होते हैं, इनके कैरेक्टर क्या होते हैं। तो देखिए एलिमेंट की डिफिनीशन में ये देखिए दिया गया है कि एन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस दैट इज कंपोज्ड बाय ओनली वन काइंड ऑफ एटम and cannot be broken down into simpler substance by the any physical and chemical reaction। ये लिखा हुआ है, नोट में भी आपके पास होगा, नोट सामने या बुक सामने होगी, कि कोई भी एलिमेंट जो होता है वो एक प्योर सब्सटेंस होता है और सिर्फ एक तरह के एटम से मिलकर के बना होता है। मैंने कहा था कि किसी भी एलिमेंट में जितने भी एटम होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं, फर्क नहीं हो सकते, और उनको हम ब्रेक करके सिमिलर सब्सटेंस, किसी भी एलिमेंट को तोड़ेंगे तब भी वो एलिमेंट ही रहेगा। ठीक है, हाँ, किसी भी एलिमेंट को आप ब्रेक करेंगे तो वो एलिमेंट ही रहेगा। जैसे आप फॉर एग्जांपल आयरन ले लीजिए, आयरन को एक आयरन का टुकड़ा मान लीजिए 1 मीटर का है, आप उसको 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़े में तोड़ दीजिए। उसके बाद 1 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा आप उठाइए और आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, किसी से पूछिए तो कहेगा कि ये लोहा है। 1 सेंटीमीटर को भी आप ब्रेक कर दीजिए, लेकिन कितना भी छोटा आप आयरन को उसको कर देंगे, उसका एक टुकड़ा आप जब उठाएंगे तो कहेंगे कि ये लोहा है।
तो वही कह रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट को किसी फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी से हम चेंज नहीं कर सकते, वो एलिमेंट ही रहेगा, चाहे कितना भी छोटा हो जाए। एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है कि एन कोई भी एलिमेंट जो होता है वो केमिकली रिएक्ट विथ अनदर एलिमेंट और कंपाउंड। कोई भी एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट से या कंपाउंड से रिएक्शन कर सकता है। इसका एग्जांपल देखिए यहाँ पर H2 + O2, एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, क्या बना रहा है? H2O बना रहा है। तो यहाँ पर एलिमेंट एलिमेंट से रिएक्शन कर रहा है। दूसरा एग्जांपल देखिए, एलिमेंट है ये जिंक, ये कंपाउंड कौन है? कॉपर सल्फेट। तो एलिमेंट कंपाउंड से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। तो हमने कहा ना कि एलिमेंट रिएक्ट विथ एलिमेंट या दूसरे कंपाउंड से रिएक्शन कर सकता है। तो यहाँ पर एलिमेंट जो है इसमें एलिमेंट से रिएक्शन कर रहा है, दूसरे रिएक्शन में एलिमेंट कंपाउंड से रिएक्शन कर रहा है। अगली प्रॉपर्टी है कि एलिमेंट में एग्जिस्ट मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल या पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, कि एलिमेंट जो होते हैं नेचर में दो तरह से पाए जाते हैं, एक होता है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल और दूसरा होता है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक एटम हो, जैसे सोडियम Na सिर्फ लिखा जाता है, मैग्नीशियम सिर्फ Na लिखा जाता है, एल्युमिनियम सिर्फ Al लिखा जाता है। ये सब क्या हैं? एटम्स हैं। और मोनो एटॉमिक एलिमेंट जो होते हैं जनरली जितने मेटल हैं वो सब मोनो एटॉमिक हैं, जितने मेटलाइड हैं वो सब मोनो एटॉमिक होते हैं, और कुछ नॉन मेटल जो होते हैं वो भी मोनो एटॉमिक होते हैं। मेटलाइड में आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम ये मोनो एटॉमिक होता है, ठीक है। पॉली एटॉमिक में कैटेगरी बहुत सारी है, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, ऑक्टा एटॉमिक। डाई मतलब होता है 2, तो हाइड्रोजन 2 एटम से मिलकर बनता है, H2 लिखा जाता है। ऑक्सीजन 2 एटम O2, नाइट्रोजन 2 एटम N2, तो ये सब क्या है? डाई एटॉमिक है। ट्राई एटॉमिक का एग्जांपल है ओजोन, ओजोन गैस होती है, ये ट्राई एटॉमिक। O3 3 होता है ट्राई। टेट्रा मतलब 4 होता है, तो फास्फोरस जो होता है टेट्रा एटॉमिक होता है जिसके अंदर 4 एटम होते हैं। ऑक्टा एटॉमिक का मतलब है यहाँ पर S8 सल्फर 8 ऑक्टा एटॉमिक होता है। ये 23 ऑक्टा एटॉमिक हो गया, ठीक है। तो ये एलिमेंट की प्रॉपर्टी हो गई, इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एलिमेंट के बाद आपके सिलेबस के अंदर दिया हुआ है कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट के बाद नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड। तो देखो कंपाउंड की डिफिनीशन क्या होती है कि व्हेन 2 or more elements combined together in fixed amount by mass is called compound, कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट को आपस में जोड़ दिया जाता है तो उनसे एक नया कंपाउंड, एक नया सब्सटेंस बनता है जिसको कहा जाता है कि ये क्या है? कंपाउंड। और नेचर में बहुत सारे कंपाउंड, हजारों लाखों की संख्या में कंपाउंड्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक अब जैसे एग्जांपल के तौर पर H2O, वाटर क्या है? एक कंपाउंड है। तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? हमेशा फिक्स होता है, चाहे आप लैब का वाटर लें, सी वाटर लें, या आप आर्टिफिशियल लैब के अंदर जो वाटर होता है उसको लीजिए, या फिर नेचर के अंदर वाटर होता है। हर जगह कहीं भी अगर वाटर हम कह रहे हैं उसका फार्मूला हमेशा H2O होगा, और H2O फार्मूला होगा उसका, ठीक है। और उसमें एक सेकेंड, H2O ही फार्मूला होगा, और उसका जो बाई मास रेशियो होगा वो क्या होगा आपका? 2:16। हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन कितना है? 1 है, तो 2:16 हो गया। तो ये हो गया 2:16, ठीक है। अब देखिए उसके बाद ये
ये जो वाटर है ये नेचर में जो पाया जाता है, इसको 1/8 सिंपली कर सकते हैं आप, है ना, कि 2 1 2 तो 1 और 2 8 16, तो ये 1:8, या इसको आप कह सकते हैं 2:16। इसी तरह से ये आर्टिफिशियल लैब के अंदर जब आप NaOH की रिएक्शन HCl से कराते हैं तो क्या बनता है, HCl + H2O। अब यहाँ पर जो H2O इसका भी रेशियो देखो क्या होगा, 1:16 कर 2:16 करिए या 1:8 करिए, वही ना हो रहा है। इसी तरह से दूसरा कंपाउंड देखो CO2। अब CO2 में कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, ठीक है। तो यहाँ पर O2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CO2 का रेशियो 12 × 32। आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 3 चौक 12 और 4 3 12, तो 3 हो गया, और 4 8 32, तो 3:8 हो गया, ठीक है। तो CO2 की आप रिएक्शन चाहे AS से कराइए या कहीं भी रिएक्शन कराइए, वहाँ पर CO2 ही हमेशा रहेगा। तीसरा कंपाउंड है NaCl। Na का एटॉमिक मास होता है 23, Cl का होता है 35.5। तो ये आप कहीं भी लीजिए, चाहे समुद्र से नमक निकालिए या फिर आप लैब के अंदर नमक को बनाइए, HCl की रिएक्शन कराइए आप किसी से, सोडियम से, तो कहीं भी आप रिएक्शन कराएंगे आपको हमेशा NaCl का रेशियो यही मिलेगा, ठीक है। चाहे आप टाटा नमक लीजिए या कोई भी और नमक लीजिए, उसमें फार्मूला क्या होगा, NaCl ही होगा, ठीक। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपाउंड के अंदर ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करता है और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कोई भी कंपाउंड जो होता है उसमें ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करता है, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल दिया गया है, H2O के फॉर्मेशन बैलेंस किया गया है, तो H2 जो होता है HH बॉन्ड होता है, O2 में ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और ये वाटर की स्ट्रक्चर होती है। देख लीजिए इसको ध्यान से। तो ये बनना कैसे कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना ये ब्रेक कर गया, ठीक, एक हाइड्रोजन, और ये जो ऑक्सीजन के बॉन्ड में बना है ये भी ब्रेक कर गया, तो ये रिएक्टेंट बॉन्ड हो गया। और ये बना है जो H2O बना, ये क्या है, प्रोडक्ट बॉन्ड है। ये क्या है, ये जो है ये आपका प्रोडक्ट है। तो ये HH के बीच में बॉन्ड था, OO के बीच में बॉन्ड था। प्रोडक्ट में देखिए क्या बना, HO और OH के बीच में बॉन्ड बना, देख रहे हैं। तो रिएक्टेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया, प्रोडक्ट का बॉन्ड फॉर्म हो गया। इसको आप ये भी कह सकते हैं ओल्ड बॉन्ड आर ब्रेक एंड प्रोडक्ट बॉन्ड आर फॉर्म, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी और कंपाउंड की होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्टेंट। इसका एग्जांपल आप लोग ऐसे समझिए कि प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड टोटली डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्टेंट की, जो कंपाउंड बना होता है उसकी प्रॉपर्टी उसके रिएक्टेंट से बिल्कुल क्या होती है, अलग होती है। इसका एग्जांपल फिर से मैं वही ले रहा हूँ, जैसे H2 + O2 क्या बन गया, H2O, ठीक, H2O बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी क्या होती है, बर्न, बहुत तेजी के साथ क्या होता है, ये जलता है। ऑक्सीजन इसको क्या करता है, सपोर्ट करता है, ऑक्सीजन रेस्पायरेशन में भी इन्वॉल्व रहता है ना। लेकिन जो H2O बना है ये बताइए आग लगाने वाला है कि आग बुझाने वाला है? आग बुझाने वाला है ना। हाँ, ये नो सपोर्ट नो बर्न H2O होता है जो, ये नो बर्न नो सपोर्ट, ना ये इनफ्लेमेबल होता है, ना ये जल सकता है, ना ही जलती हुई आग को ये सपोर्ट कर सकता है ना। हाँ, तो कह रहे हैं कि हाँ, नहीं कहते हैं कि बुरे के घर में अच्छा, अच्छे के घर में बुरा। तो हाइड्रोजन देखिए कितना बुरा था कि जलाने वाला है, और उसी से जो H2O बन रहा है वो ऐसा क्या है कि जो जलाता नहीं बल्कि आग बुझाने का काम करता है ना। हाँ, तो ये चीज़ होती है। इसी तरह से एक प्रॉपर्टी आप और भी कर सकते हैं कि
ऑल कंपाउंड का फॉर्मेशन जब किसी भी रिएक्शन में होता है तो सारे के सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको समझो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है। यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब जैसे H2 है प्लस O2 है और H2O बन रहा है। तो यहाँ पर सपोज कर लो H2 और O2 की टोटल एनर्जी कितनी है। टोटल एनर्जी मान लो कि ये है आपका, मान लो कि ये 100 है, 100 जूल है। तो H2O की जो एनर्जी है जब ये रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करता है, तो एनर्जी रिलीज करेगा तो 120 जूल रिलीज करेगा। तो यहाँ पर +20 ज़्यादा हो गई। तो जब रिएक्टेंट की एनर्जी से प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होती है उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हो गई एलिमेंट एंड कंपाउंड्स की। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, टुमारो। ओके, थैंक यू।